अस्सलाम वालेकुम। भाई बोर्ड की वो साइड कोई बच्चा मिटा दे। क्या तस्वीर लेनी है अभी तक? अच्छा जी। पार्ट ए हमारा ओवर हो गया है। फ़खर लिमिटेड वाला क्वेश्चन हमने उसमें किया। अभी पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में हम एनपीओ के सारा ये तो मिटेगा नहीं भाई तुमसे, वो मिटा दो। अच्छा जी सुने, आपको एक हैंड आउट दिया गया है जिसमें आई कैप की रिसेंट टाइम का क्वेश्चन ही है, लेकिन उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं। एक एंडोमेंट फंड ऐड कर दिया है और दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसिड्स ऐड कर दिया है। बेटा बस कर दें अब। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरह से एनपीओ जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसिड्स बनाती है, ठीक है ना? क्योंकि इक्विटी नहीं ना होती इसके अंदर, तो फंड्स होते हैं, तो बस बाकी सब वैसे ही, सिर्फ नाम बदल जाता है। वो भी बनाना सीख लेंगे। और फिर मैंने दोनों मेथड्स के साथ रिक्वायरमेंट जो है वो आपसे पूछ लिया, ठीक है? तो ये हैंडआउट में आपके पास क्वेश्चन है। सुबह वाली दोनों क्लासेस जो हैं प्री वाली, उनमें से जो सबसे सुबह वाली है उसके अंदर मैंने एक छोटा सा ट्रीटमेंट गलत करवाया था, जिसको मैं अभी दूसरी में तो सही किया था, अभी एक ही बार शुरू से करते हुए मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है जी? तो इसीलिए मैंने ये रिवीजन क्लास जो है इसके स्टार्ट में ही रख ली। आई कैप की रिसेंट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन करने की बजाय हम ये क्वेश्चन विद 2-3 एडजस्टमेंट्स एडिशनल यही कर लेते हैं। इसके अंदर वो सवाल खुद ब खुद ही कवर हो जाएगा, ठीक है? रिक्वायरमेंट 1 है प्रिप कोई बात नहीं बेटा, कोई एक आधी चीज़ जो होगी ना गड़बड़, ठीक है, वो सही कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अदर इनकम सिर्फ मैंने लिखा था, ठीक है, वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी सुने, रिक्वायरमेंट 1 है प्रिपेयर प्रिपेयर फॉलोइंग यूजिंग डेफरल मेथड। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये वही मेथड है जो हम आज तक करते चले आए हैं। तो बस आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, और नई चीज़ क्या है, स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स बनानी, ठीक है? ये भी बनाना सीख लेंगे। चलें सवाल को देखना शुरू करते हैं और करना शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2021। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है जी हॉस्पिटल का, CWIP है, तो इसको भाई बोलना बंद कर दें प्लीज़। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको अगर ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो गया तो फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे और डेप्रीशिएट भी करना शुरू कर देंगे। और अगर ड्यूरिंग द ईयर ये नहीं कंप्लीट हुआ तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ही पड़ा रहेगा। इसको को यार मेहरबानी कर दें, मास्क उतार के बैठे और चुप कर जाए। अच्छा जी, उसके बाद कैश एट बैंक है, ये चेंज हो गया फिगर। असल सवाल के साथ सवाल को मैच ना कीजिएगा, जाहिर है थोड़ा सा सवाल बदला है तो थोड़ी फिगर्स भी बदलनी पड़ती हैं उस हिसाब से। तो कैश एट बैंक है। ज़रा कोई बच्चा टोटल तो कर ले ज़रा जल्दी से, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर है, पक्की गल है? अच्छा ओके, यही छोटी सी लाइन यहाँ से मिस हो गई है ज़रा। ये अभी अभी आपको पता है इमरजेंसी में सवाल बने तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है? ये मैंने ब्रेक में बनाया था ना, थोड़ा सा चेंज किया था, बना हुआ तो था, तो ये भी ज़रा लाइन आपने ऐड कर लेनी है, ओके? अच्छा जी, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। आपको याद है चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल ट्रायल वाला सवाल था ना, फिर ट्रायल वाला आ गया, इसीलिए कह रहा हूँ आपको गैलेक्सी वाला सवाल कर लेना, जिसमें मैं क्यों करवाऊँ, मैं आप करें, मैंने तो एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है, ठीक है? आपको मैं तब करवाऊँ, अगले बच्चों को करवाऊँगा जब पेपर में आ जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो ट्रायल से कैश फ्लो बनाना एक बार आया हुआ है वो पुराना, उसके बाद कभी नहीं आया, आ सकता है, ठीक है जी? जी अच्छा जी, बराबरी होनी चाहिए थी। अच्छा जी सुने, जिस दिन आपको वो हॉस्पिटल वाला सवाल करवा रहा था ट्रायल से, तो आपको थोड़ा सा ट्रायल की चीज़ें बताई थी, कुछ रूल्स बनाए थे, बड़ा टाइम लगा दिया था हमने सवाल पे, हालांकि सवाल पे इतना टाइम नहीं बनता था, ठीक है? ये ज़्यादा यस सर भी नहीं करना, चुप करके बैठ, ठीक है? अच्छा जी, मैंने आपको कहा था ट्रायल के अंदर अगर ओपनिंग स्टॉक पड़ा, ट्रायल में सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ था गालिबन, या पता नहीं ओपनिंग लिखा भी होता, तो मैं आपको लेके गया था इन्वेंट्री के उस टॉपिक के ऊपर जब पढ़ा था हमने, जिसमें मैंने 2 तरह के ट्रायल बनाने सिखाए थे। रेफर करके मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक हो तो ट्रायल में परचेजेस पड़ी होती हैं, और ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स।
अब उस दिन ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक पड़ा था तो परचेजेस थी। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं तो कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय कंज्यूम भी निकल आता है कभी कभी, यानी कि चीज़ बेचने के लिए खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है उससे इन्वेंट्री के लाइजर में, और अगर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है तो फिर वो कंज्यूम्ड की फिगर निकल आती है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन की गिवन है तो पक्की बात है फिर परचेजेस ऑफ मेडिसिन इस ट्रायल में नज़र नहीं आ सकता। इसमें फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो तब हो जब हम बेच रहे हों, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंज्यूम्ड मेडिसिन कंज्यूम्ड की फिगर आएगी। तो आगे जाकर देखेंगे तो कंज्यूम्ड ही होगा। बल्कि देख ही लें, ट्रायल में गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो फिर मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड यानी कंज्यूम्ड की फिगर आ रही है। ठीक है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके जो कंज्यूम्ड की फिगर आती है वो उन्होंने निकाल के दे दी है। आपको टेंशन नहीं लेनी, बस इसको इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में लिख लेना और क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिख लेना। ठीक है, सब कुछ किया हुआ उन्होंने। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है 281। कंट्रीब्यूशन वो जो मैंने आपको बताया था, एनपीओ की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई थी जब, कि ये कंट्रीब्यूशन क्या है, वही पैसे जो रिसीव हुए हैं। इसमें डोनेशन भी हो सकता है, इसमें सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, जो भी कंट्रीब्यूशन एनपीओ को रिसीव हुआ, जो भी पैसे रिसीव हुए हैं। ठीक है, ये इकट्ठे पड़े हुए हैं। आगे इसका ब्रेकअप है एडजस्टमेंट नंबर 2 में। चलो साथ ही पढ़ लेते हैं, मैं तो कहता हूँ इसको भी। कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन एंड 26, ये मैंने ऐड किया थोड़ा 26। ठीक है, रिसीव फ्रॉम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड एंडोमेंट फंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये 55 मिलियन क्या है, ये असल सवाल था। कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए है। ठीक है, और 26 जो है वो एंडोमेंट फंड के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल और ये 26 मिलियन जो है ये एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड याद है ना, कि जिसमें असल प्रिंसिपल को छेड़ने की इजाज़त नहीं होती है। तो मैंने सिर्फ एंडोमेंट फंड लिख दिया, काफ़ी है, आपको उतना बता देना। और मज़ीद कोई कंट्रीब्यूशन आया है तो वो उसी के अकाउंट के अंदर हम और ऐड कर देंगे। फिर कहता है जी अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 6 मिलियन विच इज़ एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एंडोमेंट फंड। एक तो ये पता लगा कि इस 281 की फिगर के अंदर 3 तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस पड़े हैं, 3 तरह के पैसे पड़े हैं। एक तो 55 मिलियन पड़ा है, वो किधर जाना है जी, बिल्डिंग फंड में। ओके, फिर 26 मिलियन पड़ा है जो एंडोमेंट फंड का है, और बाकी बैलेंस कितना बचता है 200। अब देखो ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, तो इसको आप कहाँ ले जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम्स में चुप करके। बस वो जैसे डोनेशन इनकम आ जाती थी, बस ये कंट्रीब्यूशन है, सिंपल। इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई सवाल ने, तो ये जनरल है। ओके, जनरल फंड में जाना है तो इनकम एक्सपेंडिचर से होके सरप्लस में होके चला जाएगा जनरल फंड में। ठीक है, आगे कहते हैं जी द अदर इनकम। चलो ये जब बारी आती है तब देखते हैं। जनरल फंड, ये जनरल फंड का ओपनिंग है, जनरल फंड का ओपनिंग है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं। नेक्स्ट है जी मेडिकल इक्विपमेंट, ये फिक्स्ड एसेट होता है, इसकी कॉस्ट भी पड़ी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी है। मैं पॉइंट नंबर 6 इसके साथ पढ़ता हूँ। पॉइंट 6 में कहता है डेप्शन चार्ज हो चुकी है, डेप्शन चार्ज हो चुकी है, तो क्लियर ही बता दिया उसने। ठीक है, कि इज टू बी चार्ज, डेप्शन अभी चार्ज होना बाकी है। तो अगर अभी चार्ज होना बाकी है तो फिर ये 100 ओपनिंग है। ओके, कंफर्म हो गया। और बिल्डिंग तो अभी पहले थी ही नहीं, अभी बननी है, तो फिर उसको भी डेप्शिट कर लेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज, सिंपल, आप इसको एक्सपेंसेस में ले जाओगे। पेएबल्स लाइबिलिटीज में। रिसर्च कॉस्ट वैसे तो एक्सपेंस बन जाती बेटा, लेकिन अभी ब्रेकअप एक पढ़ाता हूँ आपको जिसके अंदर एक रिसर्च फंड भी है। जैसे स्पेसिफिक फंड क्रिएट करते हैं, रिसर्च के लिए हमने एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया हुआ है, तो ये रिसर्च कॉस्ट को आपने इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं फेंकना, बल्कि ये खर्चा रिसर्च फंड में से माइनस करना है। जैसे वो आई पेशेंट फंड था, उसके पैसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आए थे,
हमने उसको उसी फंड में से माइनस किया था, याद आ रहा है? ओके अच्छा, उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, यानी स्पेसिफिक फंड्स हैं। इसके साथ पॉइंट नंबर 1 लगा हुआ है, वो ये बता रहा है, देखो टोटल यही बनता है, तेजी में सवाल बना है। वो कह रहा है जी द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोज। हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है वो कितना है 120। फिर रिसर्च फंड 60 है। इसके अंदर जो लिखा हुआ वो बाद में वो कह रहा है, वैसे चलो पढ़ लो, कह रहा है कि इसमें हमने बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, ठीक है, ट्रस्टीज के बोर्ड ने, कि हर साल में जितना सरप्लस आएगा उसका 20% आपने रिसर्च फंड में फेंक देना, ठीक है ना। यानी ये कहीं और से पैसे नहीं आ रहे, हमने स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया हुआ है आउट ऑफ आवर जनरल फंड, यूं कह लें, ठीक है ना। और फिर एंडोमेंट फंड भी है, ये ऐड किया था मैंने 50 मिलियन का इस 230 में, टोटल 230 ही बनता है। अच्छा चलो ठीक है जी। अब ये 3 तरह के फंड्स इसमें पड़े हुए हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड कहेंगे, दूसरा भी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये स्पेसिफिक फंड है, ठीक है, और तीसरा एंडोमेंट, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। 3 रिस्ट्रिक्टेड फंड मैंने बना दिए। ऊपर जनरल वैसे ही अलग था। वैसे अगर मैं सवाल को स्क्रैच से बनाता तो मैं सिर्फ यहां पर लिख देता, यूं लिखता फंड्स एज एट यकम जनवरी 21, और इस किधर गया ये 332 जो है इसको भी इसमें ऐड करके एक ही फिगर लिखता और नीचे एक और रो ऐड करके लिखता बाकी जनरल फंड है, इस तरह से करता। बहरहाल अब ये सवाल पहले बना हो तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। वैसे बता रहा हूँ आपको कि ऐसा भी हो सकता है, ट्रायल में सिर्फ एक फंड का बैलेंस दे दे और नीचे जाके ब्रेकअप दे दे कि इस फंड में जनरल फंड इतना है जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, और बाकी कुछ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन वाले फंड हैं, एंडोमेंट भी उसमें हो सकता है, ठीक है। एंडोमेंट तो सब तो वखरा है ना, वो तो ओरिजिनल अमाउंट को भी नहीं छेड़ने देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, सैलरीज हैं, ठीक है, और फिर अदर इनकम है। तो बहुत लग रहा है कि अच्छा जी सैलरीज एक्सपेंस है, सिंपल चुप करके रख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस वाले को पोर्शन में, ठीक है। और अदर इनकम के साथ एक एडजस्ट नंबर 3 नई ऐड की थी, ये पढ़ें ज़रा। अदर इनकम है 15 की। इसमें कहा जा रहा है कि द अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 6 मिलियन विच इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एंडोमेंट फंड। याद है कि आपको कहा था कि कुछ इनकम जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, वापस प्रिंसिपल में ऐड होगी। अच्छा इस सवाल के अंदर अब ख्याल नहीं रहा मुझे, मैंने एंडोमेंट फंड का खर्चा कोई नहीं करवाया, फिलहाल समझ लो कि हमने खर्चे से शुरू किया ही नहीं है, कोई बात नहीं, फिर मैं बता दूंगा एंड पे ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर होगा कोई खर्चा किया हुआ तो जाहिर सी बात है वो एंडोमेंट फंड के लेजर के अंदर ले आना छुप करके, ठीक है, जैसे रिसर्च फंड के लिए आपने किया सेम वैसा हो सकता है, ओके। अच्छा जी अगली बात क्या है जी, ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ, अब ये भी एक डोनेशन ही रिसीव हुआ है, ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि अगर फिक्स एसेट रिसीव हो जाए तो एंट्री कर दो फिक्स एसेट डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, और अगर कोई ये थ्योरी पढ़ाते बताया था आपको कोई मटेरियल रिसीव हो जाए तो आप मटेरियल डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट कर दो, लेकिन रिकॉर्ड फेयर वैल्यू पे करना मटेरियल को, ठीक है। अब ये मैंने पहली क्लास के अंदर थोड़ा सा जब ये बोला तो लिख भी यही दिया मटेरियल डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, हालांकि थोड़ा सा ध्यान ये करना चाहिए था कि ये डोनेशन रिसीव ज़रूर हुआ है लेकिन ये फॉर हॉस्पिटल बिल्डिंग हुआ है, ठीक है। तो इसकी एंट्री डोनेशन इनकम की बजाय हॉस्पिटल फंड करनी ज़्यादा मुनासिब है, तो वो मैंने इसलिए अब रुजू कर लिया, इसीलिए मैंने ये यहाँ से क्लास शुरू की दोबारा। बहरहाल इस 65 की एंट्री जो बनती है वो एंट्री क्या बनती है, मैंने 2 एंट्रीज करके बच्चों को सिखाया था कि पहले आप यूं कर लो कि जी मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिसीव हुआ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टॉक होता है ना, क्या मतलब सीमेंट के बोरियां रिसीव हो गई, किसी ने पैसे दिए बिल्डिंग के लिए, किसी ने सीमेंट ही उठा के दे दिया। अब ये सीमेंट आ गया, जिसने कैश दिया था वो हमने उस बाल्टी में डाल दिया था, जब सीमेंट की जरूरत पड़ती तो वहां से कैश निकालते और सीमेंट खरीद लाते। अब उसकी एंट्री क्या करते, वो सीमेंट मटेरियल में रखने की बजाय हम उसको बिल्डिंग CWIP में डेबिट करते और कैश क्रेडिट कर देते, और फंड को तो हम छेड़ते नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल जब आना है तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है,
और मैंने पहली क्लास में इसको इनकम में फेंक दिया था। इनकम में नहीं भाई, स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो जहां जिसके लिए आया है उस फंड में फेंक दो। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेबिट, और नाम क्या था उसका, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड क्रेडिट। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड क्रेडिट कितने से जी, ये उसने सवाल में फेयर वैल्यू दी हुई है, तो 65। उसके बाद जी अब ये समझो कैश आने की बजाय बोरियां किसी ने ला के रख दी, तो कैश भी स्टॉक वो एसेट था, और ये बोरियां सीमेंट के भी एसेट है, एसेट ही है ना, यूज कर सकते हैं ना फ्यूचर में इसको। अब हमने इसको यूज किया होगा बिल्डिंग में। कैसे पता लगा यूज किया होगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, प्लस ये जो है ना हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ठीक है, और सवाल ने कोई इंडिकेशन नहीं दी हुई कि कोई अभी भी कोई जो है वो सीमेंट के बोरियां बची पड़ी हैं, वरना वो बता ही देता सवाल। तो फिर सिंपल सी बात है, जो मटेरियल रिसीव हुआ था वो भी इस्तेमाल हो गया होगा, बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई है। तो फिर हम ये एंट्री पास करते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट, और वो जो मटेरियल पड़ा हुआ है, वो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक ऑफ सीमेंट पड़ा हुआ है, उसको यूज कर लिया, तो वो एसेट खत्म हो गया। वो करंट एसेट मटेरियल सीमेंट की बोरी खत्म होकर वो नॉन करंट एसेट बिल्डिंग बन गई, ठीक है। तो CWIP डेबिट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो इन्वेंट्री थी ये क्रेडिट हो गया 65 से। तो ये मैंने पहली क्लास के अंदर ना ये एंट्री सिर्फ जो है ये एंट्री ये इनकम में कर दी थी, ये गलत किया था मैंने, ठीक है। स्पेसिफिक फंड था तो इसको आपने स्पेसिफिक फंड में फेंकना, ओके। अच्छा जी, बाकी सब वैसे ही था। अब मैंने बच्चों को कहा था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेबिट करके कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्रेडिट करके टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको ये मटेरियल रिसीव हुआ है, आपने इसको यूज़ कर लिया है, तो आप एंट्री पास करो CWIP डेबिट और दूसरी तरफ हॉस्पिटल फंड क्रेडिट। तो ये मैं एक ही एंट्री कर रहा हूँ, कोई एतराज़? अच्छा, हाँ तो पूरी करते हैं पूरी फिलहाल तो। अच्छा चलो लेजर ही ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने पहली दोनों क्लासेस के अंदर लेजर ओपन किए थे, फिर सवाल भी कर लेते हैं वहाँ पे जाके। तो लेजर्स की बजाय फिर चूंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट बनाना है, तो फिर उसके अंदर तो हॉस्पिटल फंड का कॉलम ही बन जाना है, तो लेजर से ही बना लेंगे ना। फिलहाल ज़रा लेजर ही बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड, और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हॉस्पिटल बिल्डिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे सवाल ने बताया था कि 230 के अंदर 120 रुपये ओपनिंग है। देखो, यकम जनवरी 21 पे ओपनिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड में ओपनिंग में डेट नहीं लिख रहा, ओपनिंग कितना है जी 120, ठीक हो गया। ऐसे ही मुझे सवाल ने बताया था ट्रायल के अंदर कि एज पर ट्रायल कितनी बिल्डिंग बन चुकी है 31 दिसंबर 21 तक। देखो उसके साथ तो उसने ओपनिंग लिखा हुआ है, एसेट्स नॉर्मल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये ओपनिंग नहीं हो सकता। सारा साल बिल्डिंग बनती रही होगी, उस पर खर्चे होते रहे होंगे, CWIP डेबिट होता रहा होगा, ये गलत क्लोजिंग तो हो सकता है, ओपनिंग तो नहीं ना हो सकता, ठीक है। इसको ओपनिंग अज्यूम कर लो, फिर बैठे हो मुंह उठा के। बहरहाल एज पर ट्रायल लिख लो, आपकी मर्जी। कितना वैसे 335, या इसको अनएडजस्टेड कैरी डाउन भी लिख सकते हो। अनएडजस्टेड क्यों कह रहा हूं, इधर देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिसीव हुआ था बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो CWIP के ये एंट्री पास नहीं हुई जो मैंने अभी की है, CWIP डेबिट हॉस्पिटल फंड क्रेडिट। यार वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात गलत है। आपका जवाब ठीक होगा, वर्किंग है, कोई मसला नहीं है, आप लिख लो, इसके साथ लिख लो ओपनिंग, जवाब ठीक होगा, पर्चे में नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअली एक बात गलत है ना, तो मैं इसलिए उसको कह रहा हूँ कि आप गलत मत लिखें, बस इसलिए लिख दिया जी। CWIP 65 से डेबिट, मजीद बिल्डिंग के अंदर ये ऐड किया, और बिल्डिंग फंड 65 से क्रेडिट। CWIP ऑफ, बस CWIP काफ़ी नहीं, CWIP और यहाँ पे ज़रा गौर करो, फंड कम हुआ है, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड जी।
हाँ, तो कोई बंदा आपको अगर कोई फंड ला के दे, कोई चीज़ ला के दे एज अ डोनेशन, तो क्या आपका वो डोनेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो बढ़ा ही है। तो क्या हुआ? अब समझो ज़रा, मटेरियल को साइड पे रखो। क्या सिखाया था? किसी ने कैश दिया, बिल्डिंग बना दो। मैंने कहा कैश की दराज में रखो, कैश डेबिट, फंड क्रेडिट। अब फंड को मत छेड़ना, जब तक वो कंप्लीट ना हो नहीं छेड़ना, और जब कंप्लीट हो तो आई कैप ने सहूलत दे दी। कल बताया था आपको कि जिस तरह से बिल्डिंग डेफिसिट करो, फंड को भी। ठीक है, छोड़ो इस बात को फिलहाल। तो पैसे आ गए, फंड क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट, फंड क्रेडिट। अब फंड पड़ा रहे, अब कैश को यूज़ करो और बिल्डिंग बनाओ। तो CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, कैश। अब कैश के आने की बजाय मटीरियल आ गया। सिंपल। कोई कैश देता तो आपने मटेरियल ही खरीद के लगाना था ना, किसी ने मटेरियल ला के दे दिया। अब मटेरियल डेबिट, फंड क्रेडिट। अब फंड को नहीं छेड़ना। अब मटेरियल यूज किया तो कैश नहीं है, मटेरियल ही पड़ा है भाई। कैश यूज करके भी तो मटेरियल ही लाना था ना, मटेरियल ही किसी ने ला दिया। तो मटेरियल क्रेडिट करो, कैश की बजाय मटेरियल क्रेडिट, और CWIP डेबिट कर दो। नेट नहीं की जी बेटा। बेटा 120 इस तरह से ओपनिंग लिया है ना कि 230 के अंदर सवाल नहीं किया तुमने ट्राई घर पे। तो ये क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्टेड फंड एज एट 1 जनवरी 21 230 है, और नीचे पॉइंट 1 में कहता है द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड इज एज फॉलोज, जिसमें 120 जो है वो 1 जनवरी 21 पे हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है। तो यहां से 120 ओपनिंग आया, और कहां से आया? ट्रायल में कैपिटल भी ओपनिंग पड़ा होता था ना, ऐसे ही ट्रायल में फंड ओपनिंग पड़ा है। मिल गया है, मुस्कुरा रहे हो, समझ आ गई कहां से आया है? सर हमें यही नहीं पता लग रहा था। हाँ जी, यही नहीं पता लग रहा था आपको। ओके, ले जी, आपको बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों की बिल्डिंग बन गई है। मुबारकां मुबारकां। छुरलियां पटाखे चलाओ, गुब्बारे गुब्बूरे लगा के दावत दुवत खिलाओ। हाँ जी, जी बोलो बोलो बोलो। हॉस्पिटल बिल्डिंग मार्जे वजूद में आ चुकी है। हालांकि कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी आप बिल्डिंग कह रहे हैं। हालांकि बिल्ट है, पर बिल्डिंग अभी भी बिल्डिंग। चलें, यह देखें जी, MWH हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 वो मुबारक दिन है जिस दिन आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हुई। तो उस दिन उसको CWIP से क्या कर दोगे? क्रेडिट, और बिल्डिंग में कर दोगे डेबिट। अब कितना 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 CWIP इकट्ठा हो चुका है, यानी बिल्डिंग पे कितनी कॉस्ट खर्च हो चुकी है? ये 400 मिलियन। ये CWIP में पड़ा था, और इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं। सारा सवाल हमने पढ़ लिया है, तो इसको कर दो क्रेडिट। इसको क्रेडिट करके बिल्डिंग को कर दो डेबिट, और यहां पे लिखो कैपिटल वर्क इन, बीच में ना बोला कर यार, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और यहां पे लिख दो हॉस्पिटल बिल्डिंग। यही काम ही किया करते थे हम हमेशा। ठीक है जी, CWIP से बिल्डिंग। अच्छा अच्छा, तुम ये गलती कह रहे थे, अब मैं क्या, पता नहीं। ये कोई गलती नहीं होती, एंट्री पे गौर करो, फोकस जी। बिल्डिंग डेबिट, CWIP क्रेडिट। बिल्डिंग कंप्लीट हुई, CWIP से निकाल के उधर फेंक दिया। अब CWIP में क्या बचा? कख नहीं बचा। ठीक हो गया। लेकिन बिल्डिंग 1 अप्रैल को आ चुकी है, 1 अप्रैल 21। डेट इसलिए लिखी क्योंकि इसको डेप्रीशिएट करना होता है। ठीक हो गया जी, डन। समझ नहीं आ रही? अच्छा, मटेरियल वाली बात समझनी है। सर अगर जिस तरह हमें मटेरियल मिला तो वो तो यूज़ कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल फंड में जो पैसे आ रहे हैं सर, उनको फिर बाद में हम डेप्रिशिएट करके इनकम बनाएंगे ना, डेबिट लायबिलिटी में डाल बेटा मेरी बात सुनो। आपने कैश रिसीव किया, उसे फंड में डाल दिया 10 रुपये। ठीक है, फिर एक बंदा आया, उसने कहा कैश नहीं है मेरे पास, सीमेंट के बोरे हैं, 15 रुपये के हैं, फेयर वैल्यू है उनकी। तो फंड को ही क्रेडिट करोगे। अब फंड के अंदर 15 पड़ा है आपके। फंड तब तक रहेगा जब तक बिल्डिंग ना बन जाए। अब आपने बिल्डिंग बनानी शुरू की, आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पहले ये 15 बोरे डाले। ठीक है, और ये सीमेंट के बोरे क्रेडिट कर दिए खाली। अब रह गया आपके पास 10 रुपये कैश में पड़ा हुआ। इससे आपने जाके ईंटें खरीदी, जब खरीद के ले आए तो बिल्डिंग में लगाए। तो CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या मसला है यार? ये कैश है और ये सीमेंट है। कोई बंदा कैश दे जाता है, आप जाके मटेरियल खरीद के लगाते हो।
कोई बंदा मटेरियल ही दे जाता है यार, इसमें मसला क्या है? लेकिन फंड में तो फिर फंड को तो मैंने छेड़ा ही नहीं भाई। फंड में तो मैंने रख दिए जो पैसे भाई डोनेशन दे के गया बंदा। एक बंदे ने अपनी फैक्ट्री से सीमेंट की बोरियां दे दी, आपको यार तुमने डोनेशन नहीं दिया। डोनेशन तो मैं उससे कहूंगा जो कैश होगा, अल्लाह का नाम लो यार, सीमेंट की बोरी ला के दे दी उसने, डोनेशन ही तो है, क्या बात कर रहे हो? गुजारा हो गया थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, मजा नहीं है, स्वाद नहीं आया भाई को भी। चलो ठीक है, चस नहीं आई। अच्छा जी सुने सुने सुने, कोई गाल नहीं कोई गाल नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा हाजमा। सुने आप, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है जी। और इस दिन से अब इसको क्या करना है, डेप्रिशिएट 5% स्ट्रेट लाइन। अब वो अभी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी डेप्शन एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेशन या एसेट। अब एक्यूमुलेशन क्यों बनाए, एसेट को ही कर देते हैं क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन निकलेगी इधर देखो, 400 है कॉस्ट, कोई रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, गिवन होती तो माइनस कर देते इनटू 5, और पूरा साल नहीं 9/12 कितना 15। अब ये 15 की एंट्री डबल करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर से, इनकम एक्सपेंडिचर 15 डेबिट और साथ साथ ओपन ही कर लेते वैसे, चलो ठीक है कर ही लेते हैं अब। लेकिन ये जो इंटू 5 इंटू 9/12 किया है ना, ये बड़ी मुबारक चीज आपको मिल गई। अब इस अमाउंट से एग्जैक्ट इस अमाउंट नहीं, अमाउंट मैंने कहा था डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी बिल्डिंग फंड से ही बनी, हो सकता है कुछ पैसे आपने अपने लगा दिए हो भाई, ठीक है, मसला क्या है, ओके। तो इधर सवाल के अंदर ऐसा ही था। अब मुझे ये बताओ फंड में कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है, 120 जमा 65 185। अब ये 185 लाइबिलिटी पड़ा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो जैसे बिल्डिंग कम होकर एक्सपेंस बनती जाए, सेम बेसिस पर इस फंड को भी इनकम बनाते जाओ, लाइक 100% लाइक गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। बैल वाला सवाल याद होगा। तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनी थी तब तक फंड को नहीं छेड़ा, बिल्डिंग बन गई डेबिट करो, फंड को इनकम बनाओ। अब जैसे जैसे बिल्डिंग खत्म होगी, बिल्डिंग जिस दिन एंड होगी उस दिन ये फंड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो यहां पर आपने इनकम लिखनी है, इनकम एक्सपेंडिचर में जो भेजनी है, ठीक है ना। इनकम हॉस्पिटल फंड इनकम, अब इसको आपने कितना जी टोटल 185 को लेना है, और इसको भी हैं, हाँ सॉरी 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 सॉरी, वो भूल गया भाई, वो भूल गया जी। ये देखो ना, एंट्री तो दोनों की थी, सीमेंट के बोरे मैंने फेंक दिए हैं, कैश भी तो आया है दौरान साल, वो कैश की एंट्री किधर गया ये। असल में जब आप इनकम एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूशन लेने लगोगे ना, तो उसमें 281 पूरा नहीं फेंक सकते, 281 में से एक 55 तो निकल गया, दूसरा भी कहीं और जाना है 26, और बाकी 200 ही रह जाना है इनकम एक्सपेंडिचर में जो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 55 की एंट्री हो चुकी है, सिर्फ इसकी प्लेसमेंट कर दो यहाँ पे। सॉरी, ये बल्कि इसको नीचे रखते हैं, ये ट्रायल में पड़ा था ना, ट्रायल वाला ये मैं भूल गया 55, ठीक है। और उसके बाद ये आपने जो यहाँ क्या लिखा हुआ था, 65, सॉरी, हाँ जी। फंड आपका टोटल कितना हो चुका है, चलो कुछ जान तो आई थोड़ी सी, 185 से 55 बढ़ के जी 240 इंटू 5%, सेम ये ग्रीन, ठीक है, इंटू 9/12 जी। ये 9 आपका इनकम में नजर आएगा, और ये 15 आपका एक्सपेंसेस में, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या जाएगा, हॉस्पिटल फंड का क्लोजिंग 231 नजर आएगा बैलेंस शीट में, फंड्स के अंदर पड़ा हुआ, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर 385 की बिल्डिंग नजर आएगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के पल्ले तो कख नहीं रहा, ठीक है। सवाल तो बस इतना सही था, ठीक है जी। बोले बेटा, मैंने कल भी कुछ कहा था, आपने छुट्टी की थी, मैंने कल ये कहा था, ठीक है, कि
हमने कहा था कि उसको सारा इनकम बना लो, ठीक है, या देखेंगे, उस पर हमारी बहस थी कि किताबें इससे आगे गई नहीं है अभी तक, ठीक है, ये साल में बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर ICAP ने बता दिया कि ऐसे कर लो, तो बेहतर है मैच कर लेना ही बेहतर है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, बिल्डिंग के कंप्लीट होने के साथ साथ नहीं फंड इनकम बनाना, बल्कि बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो जब डेप्रिशिएट हो तो साथ साथ इस फंड को इनकम बनाओ, बिल्कुल 100% गवर्नमेंट ग्रांट की तरह से, ठीक है जी। आंखें क्यों नहीं मिला पा रहे हो? अच्छा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जी डेफरल मेथड से। कौन से मेथड से? मुझे तो लगता है सिर्फ यही काम कर सकेंगे आज। अच्छा, ये वाला इनकम एक्सपेंडिचर इधर बना लेते हैं, ट्रीटमेंट सारे सेम है, दूसरे वाला उस शीट पे बना लेंगे और फिर दोनों को आमने सामने रख लेंगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओहो नाम ही नहीं लिखा, बताओ भाई नाम। महताब, महताब हॉस्पिटल, वेलफेयर हॉस्पिटल। यार ये लो भाई, बातें मत करो प्लीज आपस में, कुछ गैरतमंद अभी भी बात कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हम डेफरल मेथड से बना रहे हैं। डेफरल मेथड वो मेथड है जो आज तक करते आए हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, इनकम्स और एक्सपेंसेस, ठीक है, सही है, ताक जाओ। उसके बाद जी रुपीज इन मिलियन है। बड़ी मुश्किल से, वैसे घर वाले पता नहीं कैसे बेचारे समझा बुझा के बेचते हैं, बेटा देखो नज़र भी आ रहे हो इंसान, कपड़े कुपड़े भी ठीक पहनाए हैं हमने, अब मेहरबानी करना। अच्छा जी सुने, नेक्स्ट बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, तो वो भी बनाते हैं जी। अब पहले बैलेंस शीट बना लें। महताब लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 21। साकिब जो बोलता जाए उसको, साकिब बैठा हुआ है, जो बोल रहा है ना इसको निकालते जाओ, और तुम मास्क मुंह से उतारो, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें, वैसे ही कह रहा हूँ। फंड्स एंड लायाबिलिटीज और उसके बाद फंड्स, ठीक है जी। पीछे खड़े हो, नज़र नहीं आएगा इनको, वहीं से देखो, वैसे तुमसे पकड़े नहीं जाएंगे, बड़े तेज़ हैं, मैं खुद पकड़ लूँगा, मैं खुद पकड़ लूँगा इंशाल्लाह जी। ओपनिंग जनरल फंड सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है, ट्रायल में गिवन था। सरप्लस हुआ तो प्लस तो करना है, लेकिन ज़रा ये ध्यान रखना कि सरप्लस का 20% कहीं ट्रांसफ़र भी करना है, ठीक है। चलो उसके बाद जनरल फंड के बाद स्पेसिफिक फंड्स को 2-3 है हमारे पास। एक तो मैं वैसे ही तैयारी करवा रहा हूँ आपकी, एंडोमेंट फंड आ रहा है, दूसरा रिसर्च फंड आ रहा है, जिनका काम होना है अभी वो लिख दिया ना ऊपर, दूसरा तो तैयार है, बस फिगर उठा के लिखनी है, ठीक है। और हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड। अच्छा जी ठीक है, आप मैच करें फिलहाल, मुझे करने दें, ठीक है, पता है मुझे। नेक्स्ट जी लायाबिलिटीज। लाइबिलिटीज़ में पेएबल ही नज़र आया एक, उसके अलावा कुछ खास लाइबिलिटी तो नज़र नहीं आई, तो 3-4 लाइनें छोड़ दें। उसके बाद एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में दो चीज़ें हैं, CWIP कोई नहीं है, दो चीज़ें हैं। एक है पहले से पड़ा हुआ इक्विपमेंट था ना, इक्विपमेंट है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शान मसाले हॉस्पिटल बिल्डिंग बन चुकी है, और भी कोई ना आ जाए, वैसे नज़र तो नहीं आया सवाल में, बाकी करंट
कोई रह तो नहीं गया फिर आप कहें और कोई नहीं ये रह गया है। ठीक है, अच्छा चौधरी साहब, अच्छा जी चलें जी, एडजस्टमेंट वाइज चलते हैं, ट्रायल को एंड में फिर पकड़ेंगे, ठीक है ना, जिस तरह तरतीब होनी चाहिए सवाल करने की, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोज। बिल्डिंग फंड 120, रिसर्च फंड 60 और एंडोमेंट फंड 50। अच्छा, मैं इसकी वर्किंग उधर नहीं करना चाह रहा, क्यों? क्योंकि इसकी वर्किंग मैं करवाना ही नहीं चाहूंगा आपसे परिचय में। चलो यहां कर लेते हैं, यहां पे दोनों फंड्स और ओपन कर लेते हैं, ये भी। कौन सा फंड है जी? रिसर्च फंड और एंडाउमेंट फंड। ये वर्किंग इसलिए यहां पे कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये वर्किंग करें। मैं चाहूंगा कि आप, हाँ, वर्किंग तब करें जब उसने स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स ना मांगी हो, लेकिन मांगी हो तो फिर यही ओपनिंग, इंक्रीज, डिक्रीज, क्लोजिंग वहां पे शो कर दें। फिर अलग से वर्किंग क्यों करनी, टाइम ज़ाया क्यों करना, ठीक है। तो एंडोमेंट फंड। अब जी ये यहां से कहानी शुरू की थी ना, एक उठा लिया था जो भाई को मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो वो कह रहा है जी एडजस्टमेंट 1 में 120 हॉस्पिटल फंड है, 60 रिसर्च फंड है, 50 एंडोमेंट फंड है। तो सबके साथ उसने ओपनिंग लिखा हुआ था, खुद लिखा हुआ था उसने, डेट ओपनिंग लिखी हुई है, नजर नहीं आ रही तो ये देखें, 1 जनवरी 21 में फिर दिखा देता हूं ओपनिंग। ओके, ओपनिंग बताओ रिसर्च फंड का और एंडोमेंट फंड का 50। अब इधर देखो ये तीनों का टोटल, तो फिर हम इस 230 को टिक कर सकते हैं कि ये फिगर अब ट्रायल से हमने उठा ली, जहां जानी थी चली गई। ओपनिंग है, एडजस्टेड क्लोजिंग नहीं है, सवाल ने खुद लिखा हुआ है ओपनिंग है। ओके, अच्छा जी, तो तरतीब से इसलिए चलो कि आप सवाल कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट जो हो गई है वो फिर देखें, अच्छा हो ये तो कर लिया फिर, लेकिन तरतीब ये होनी चाहिए ना कि हम एडजस्टमेंट पहले करते हैं, ट्रायल से फिगर उठाते हैं और फिर एंड पे ट्रायल को पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। ले जी, पहली एडजस्टमेंट में से और तो कुछ नहीं रहता, एक चीज जो आप भूल ना जाओ वो ये है। तो एक काम करते हैं, ये भूल ना हो जाए, इसका एक तरीका ये है कि मैं ना यहां पे जाके लिख देता हूं, सरप्लस ने इधर ही आना है ना, तो नीचे मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस ट्रांसफर टू रिसर्च फंड। क्या ख्याल है? ये लिखा होगा तो फिर मुझसे मिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस करके फिर क्लोजिंग जनरल फंड निकाल, ताकि फिर ये पॉइंट 1 अब साइड पे करें ना, तो बल्कि यूं लिख देता हूं थोड़ा शॉर्ट करके, जरा यहीं पे कैलकुलेशन भी हो जाएगी, फिर दोबारा देखने ही नहीं आएंगे। ट्रांसफर्ड टू रिसर्च फंड एट द रेट ऑफ कितना, ये लिख लेते हैं, फिर जब वो एट द रेट में मिटा दूंगा, ठीक है, आप वो फिगर लिख लूंगा जब सरप्लस आएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट 1 को दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत कोई नहीं है। पॉइंट 2, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, किस फिगर की बात कर रहा है? 281 की। पढ़ लो हूं इनू। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड्स 55 हॉस्पिटल फंड, 26 एंडोमेंट फंड, तो बाकी चुप पे, तो बाकी फिर अनरिस्ट्रिक्टेड होएगा, बाकी फिर जनरल फंड होगा, ठीक है। तो ये हमने पहले ही बात करते हुए इसको लिख दिया था। ट्रायल में आने वाली चीज को एक दफा पोस्ट करना होता है, अब इसको रेलेवेंट जगह पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। 55 ने कहां जाना है? 55 ने कहां जाना है? बिल्डिंग फंड में, ट्रायल वाला, ठीक है। 26 ने कहां जाना है? एंडोमेंट फंड में, ट्रायल वाला। कितना? 26। फिर 200 जो बच गया उसने कहां जाना है? रिसर्च फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया यार, वो हमने अपना बनाया हुआ है, वो अपने सरप्लस से निकाल निकाल के, दवाइयाँ बनाने पे जो बंदे साइंसदान बिठाए हैं ना, वो रिसर्च का खर्चा हम अपने सरप्लस से निकाल निकाल के 20% लगाते हैं। किसी ने हमें इसका फंड नहीं दिया हुआ, कोई नहीं, अच्छी बात है। तो 55 गया बिल्डिंग फंड, 26 गया एंडोमेंट फंड, 200 गया, यहां पे लिख दिया आपने जनरल कंट्रीब्यूशन लिख दो, बस सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही लिख दो यार, कंट्रीब्यूशन
पर दिल कर रहा है जनरल भी लिख ही दो, जनरल लिख दो, अनरिस्ट्रिक्टेड लिख दो, पता लग रहा हो, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड ज्यादा बेहतर है भाई। नया सवाल है ना, अब मुझे हर दफा नया ख्याल आ जाता है, वैसे वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड 200। अब ये यहां से होकर पहुंच जाएगा, ठीक है, डन। तो इस 281 को भी टिक कर लें। एडजस्टमेंट 2 में अब कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया? 20% तो मैंने पहले ही लिख लिया, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगा इस एडजस्टमेंट। नंबर 3, द अदर इनकम इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 6 मिलियन विच इज एक्सटर्नली। पढ़ो फिर उन्होंने जाके 15 की गल हो रही जे, एनू पीला कर दो, इधर रोला है। इसमें 6 और रिमेनिंग कितना है 9। 6 कहाँ जाना है? एंडोमेंट, एंड फंड, एंडोमेंट फंड, ठीक है जी। और रिमेनिंग इनकम एक्सपेंडिचर में, यानी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो हमारा जनरल इनकम बन गई हमारी, ठीक है। तो 6 को ले जाओ एंडोमेंट फंड, ट्रायल वाला ही है ये भी, ठीक है ना। अब अंग्रेजियां आप लिख लेना, लिखना हो तो इन्वेस्टमेंट इनकम लिख लो, वैसे बेहतर तो है, वाले के बजाय ना ये बेहतर है, इन्वेस्टमेंट इनकम लिखो और इसके साथ कंट्रीब्यूशन लिखो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ट्रायल वाला आपको पता है। हाँ भाई, 6 एंडोमेंट फंड में क्रेडिट हो गया, यानी इसकी एंट्री हो चुकी है। वैसे कैश डेबिट उसने इनकम क्रेडिट की हुई थी, मैंने समझ लो इनकम डेबिट करके एंडोमेंट फंड क्रेडिट कर दिया। इनकम डेबिट कैसे हुई है? नजर आ रहा है 15, लेकिन अब इनकम में जाएगा सिर्फ 9, क्योंकि 6 यहां से हमने निकाल के एंडोमेंट फंड में डाल दिया, ठीक है ना। मतलब एंट्री ना सोचो बस, ठीक है, 6 उधर फेंक दिया और 9 इधर। तो यहां पे क्या है जी? अदर इनकम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड 9। अच्छा, वर्किंग शो कर दो, बेहतर पता है क्या है? आप यूं शो कर दो पर्चे में 15 माइनस 6, यही किया ना। ऐसे ही यहां पे भी शो कर दो, कितना था असल पूरा? 200 माइनस लो, ये अब एग्जामिनर के लिए आपने वर्किंग कर दी, वो थोड़ा ही आपने ट्री बना के देने उसको, होगी वर्किंग, ठीक है। 15 में से 6 निकाल के एंडोमेंट फंड में डाला है हमने, वर्किंग शो की है एग्जामिनर को, ठीक है ना। और 281 में से 55 निकाल के बिल्डिंग फंड में और 26 निकाल के एंडोमेंट फंड में, ऐसा ही है, हैं? अब भी यार बनाया है, लेकिन को असल में कल भी डिस्कस किया ना जाते हुए, तो आज सुबह 2 क्लासों में किया, तो इस वजह से वो बातें सिर्फ जी। ये एडजस्टमेंट हो गई है भाई। नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर MWI ऑल्सो रिसीव कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये रिकॉर्डेड नहीं था इसलिए ट्रायल में नहीं था, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड हो गया। ये दोनों इधर ही अकाउंट पड़े हुए थे, तो ये रिकॉर्ड हो गया। CWIP डेबिट और फंड क्रेडिट, ओवर। पहली एडजस्टमेंट डिस्कस हो गई थी, मैंने कहा था कि सवाल करने वाला सवाल हमने कर लिया ओवर जी। तो 3 क्या है ये? अच्छा, इसकी कोई ट्रायल में फिगर नहीं आ रही, डन हो गया। नेक्स्ट क्या है? MWH हैज़ कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल, और इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज की थी हमने, लेकिन ये वर्किंग इधर शो करने की बजाय ना असल में तो करनी चाहिए थी, क्योंकि सवाल कर रहे होते ना हम उस वक्त, तो हम कहते यार डेप्रिसिएशन करनी है, तो चलो जी डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन इधर शो कर दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और ये है जी हॉस्पिटल बिल्डिंग का जी। हॉस्पिटल बिल्डिंग कितने की बनी है? 400 इंटू 5% इंटू 9/12, आंसर आया था 15। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और ये किधर गया, ये CWIP, ये बिल्डिंग क्रेडिट, डन। वैसे इससे पहले वाली बात की भी एंट्री थी, वो मैंने जो कर ली थी तो बोला नहीं,
क्योंकि ये क्या बोला उसने, MWH हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन, तो इसकी एंट्री पहले करनी थी फिर डेप्शन करनी थी। उसकी एंट्री क्या थी, CWIP से 400 करो क्रेडिट और बिल्डिंग में कर दो डेबिट। वो फैम वाला सवाल कोई 5वें 10वें लेक्चर में शायद किया था, CWIP सिखाया था, आज आखिरी लेक्चर के अंदर भी वही CWIP है। तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ा करें। किसको बेटा, एंट्री नहीं, क्लोजिंग्स ले जाऊंगा मैं, क्लोजिंग्स ले जाऊंगा मैं। जरा अभी तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, मैंने क्लोजिंग कैलकुलेट नहीं की अभी, असल में मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं, ठीक है ना। वो तरतीब जो सवाल के अंदर आपकी होती है मैं वो कर रहा हूं असल में, वरना तो क्लोजिंग निकले पड़े मैं ले जाता फंड शंड, ठीक है। नेक्स्ट अब एक रह गया, ये भी डेप्रिसिएशन कर दो, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस, ताकि काम आगे बढ़ाएं। अब इसके लिए लेजर नहीं बना रहा मैं, इसको डायरेक्ट यहां पे, ये क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, आप नजर आ रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट 320 कॉस्ट है और 100 इसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, तो 300 कॉस्ट है। अच्छा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये कॉस्ट है ना, इसमें से डेप्रिसिएशन तो माइनस करनी है, तो 300 कॉस्ट आ गई माइनस 320 है, 320 क्या आ गई कॉस्ट, माइनस करेंगे इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है क्लोजिंग, हमारे पास इस वक्त गिवन है कितनी है, ये 100 है या 120 है, ठीक है जी। माइनस करना होता है हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जो कि क्लोजिंग होती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक्यूमुलेशन पड़ी है ओपनिंग पे। अब इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बस, वो रिड्यूसिंग बैलेंस है, रेट कितने 10% रिड्यूसिंग बैलेंस है, कॉस्ट ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल, इस पे रेट लगा देंगे। डिस्पोजल एडिशन तो कोई है नहीं, तो सीधा यहां पे लिख दो इक्विपमेंट जी 320 कॉस्ट है ओपनिंग और एक्यूमुलेशन 100 है, ये आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू इनटू, कोई फ्रैक्शन तो नहीं लगाना, 22 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ऐड करना, क्रेडिट हो रही है, एक्यूमुलेशन तो बढ़ रही है ना 22, तो 198, इसको जरा स्मार्ट देख ले, 320 माइनस जी भाई, हाँ जी भाई 100 प्लस 22, मेरे बच्चे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर है क्रेडिट, तो जब उसमें कोई चीज़ क्रेडिट होगी तो उसको बढ़ाएगी या कम करेगी, बाकी आप लेजर बना अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है जी। तो ओपनिंग प्लस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग, और मैंने यही तो कहा कि कॉस्ट में से आपने यहां माइनस करना है क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को, तब तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आएगी, ठीक है, सही है जी, बोले 198। ओहो, डेप्रीसिएशन के जज्बे के अंदर ये तो भूल ही गए कि जब बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुई है तो फंड भी तो इनकम में फेंकना है, तो चलो 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 कैलकुलेशन करते हैं, करेंगे वहां पे कैलकुलेशन, नहीं वो तो पर्चा कर रहे हैं ना जी। इधर देखो, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड लिख दो बस, काफी है जी, 240 इंटू 5% इंटू, अब फिगर क्या आती है, डबल एंट्री में ऐसे ही बोलूंगा, डबल एंट्री फंड डेबिट और इनकम क्रेडिट, 9 से 2 9 आ गए, ठीक है। लो सवाल के एडजस्टमेंट्स हो गई खत्म, अब ये जो लेजर बने पड़े हैं ना, इनको भी पहुंचा दें जहां जहां पहुंचाना है, ठीक है। ये क्लोजिंग हॉस्पिटल फंड, वो क्योंकि वर्किंग बना ली है इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, कितना जी 231 क्लोजिंग आ गया, ये क्लोजिंग कुछ नहीं रहा, ये बिल्डिंग 385 पे आ गई, ये 385,
ठीक है। रिसर्च फंड का भी इंतजार है, उसमें सरप्लस निकल कर 20% जाएगा। और तो और ट्रायल भी अभी पोस्ट करना बाकी है, तो अभी ट्रायल भी पोस्ट करते हैं। एंडोमेंट फंड को भी अभी रोक दो, कोई एंडोमेंट फंड की कोई पेमेंट ना हो रही हो, ठीक है। अब है, हाँ एंट्री कर दी है ना, लिखा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ये क्या होता है? अच्छा जी सुने, बाकी रहेगा ट्रायल। ये टिक कर दो भाई, ये सबसे पहले उठाया था। हाँ जी, कैश एट बैंक 125। करंट एसेट्स में आकर लिखो, ट्रायल अब पोस्ट करें ना। कैश एट बैंक कितना जी? 125। नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन। इन्वेंट्री करंट एसेट है, इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड कितना जी? 14। ये 125 है, नजर ना आए। ओके, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ओके है। ओपनिंग जनरल फंड 332 गिवन है आज 332। मेडिकल इक्विपमेंट डन, टिक हो गया, कॉस्ट भी कंडक्शन भी। मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड 76 एक्सपेंस में निकला हुआ है आज। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड यानी कंज्यूम्ड कितना? 76, ये खर्च हो गई हैं एक्सपेंस। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अदर एक्सपेंस भूल गया, इसके अंदर एडजस्टमेंट डालनी थी, कोई एंडोमेंट फंड की थोड़ा सा निकाल लेते, चलो फिर सही, कभी पर्चे में आ जाएगा। और क्या जी? 19। अब ना करें ना, अब तो हाँ करें, बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा फंड जी। नेक्स्ट 17 क्या है जी? पेबल्स। बस पेबल्स है तो पेबल्स ही लिख दो। कितने? रिसर्च कॉस्ट, ये एक्सपेंसेस में मत लिखो, ये रिसर्च के लेजर में जाके पोस्ट कर दो। यानी कि इस कॉस्ट को आपने एक्सपेंस में डेबिट करने की बजाय इस फंड में डेबिट करना है। कैश तो क्रेडिट हो चुका है, ठीक है ना। सिंगल ट्रायल वाला जी 33। अच्छा जी, टिक, ये सारा कुछ टिक हो गया। वो जरा टिक उसमें नहीं कर रहा था ना। लें जी, अब 230 टिकड है ऑलरेडी। सैलरी एक एक्सपेंस होता है 53। ये 15 तो हो चुका है ना, तो सिर्फ 53 रह गया। 53 सैलरीज, 53 कुछ रह गया? अब अल्लाह करे सरप्लस ही हो, मैं गड़बड़ ना कर बैठा हूँ, सवाल बदल दे, डेफिसिट ना आ जाए। चलो डेफिसिट आ गया तो एक एडजस्टमेंट और बच जाएगी। क्या सरप्लस का 20% होता है ना जब डेफिसिट होगा तो फिर क्या, कुछ नहीं ट्रांसफर करेंगे जी। बोलो, सरप्लस आ गया 53। भाई कह रहे हैं, जरा चेक कर लें जी सरप्लस। चलो जी 33 कर लें। भाई ने सोल्यूशन देखा होना, उस पर 50 है। अच्छा भाई देख लें एक बार, तसल्ली कर लें, 3-4 बच्चे तो बता दें। ये 33 पहले ले आओ इधर, 33। वैसे यहीं से ही आप अगला स्टेप कोई ना यहाँ पे लिखना चाहे ट्रांसफर, तो यहीं ब्रैकेट में लिखे 33 माइनस 20% ऑफ 33, लेकिन मैंने अलग कर दिया, मसला तो नहीं। अब 33 का 20% निकाल लो, 7 कर लो, 7 यहां से माइनस कर लो, यानी जनरल फंड में ये क्रेडिट हुआ पड़ा था ना, तो जनरल फंड से उसको हमने माइनस यानी डेबिट किया। और रिसर्च फंड में क्रेडिट कितना? 7। सरप्लस का 20% लिख दो, या जनरल फंड से आया लिख दो, जो मर्जी लिख दो, ठीक है। डन है क्या? क्वेश्चन जल्दी पूछो ना, जो मसला पूछो।
ये 7 किसी ने नई लाइन में नहीं लिख रहा तो सरप्लस यहीं 33 -7 कर देते तब भी ठीक था। ओके जी, क्लोजिंग जनरल फंड भी अब निकल आएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। कितना? चलो थोड़ी देर में क्या, आपने अभी निकाल दिया, अभी लिख लें। कितना जी? लेकिन ये सब कुछ अभी बदल जाएगा क्योंकि आज तक हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसिड नहीं बनाया, आज वो बनाएंगे। तो मैं एक बार फिर चीज़ों को यहाँ से मिटा दूंगा, ठीक है ना, और फिर क्लोजिंग उठा के लाऊंगा जिस तरह से बनता है। ओके जी, क्लोजिंग 358। ये फिगर हम इंशाल्लाह निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसिड से। यहाँ नहीं वर्किंग करेंगे ओपनिंग वगैरह, बल्कि वो जैसे जैसे शेयर चेन इक्विटी के अंदर क्या करते थे, रिटेन अर्निंग से क्लोजिंग लिखते थे, ओपनिंग, प्रॉफिट्स, डिविडेंड सब करके आते थे, ऐसे ही। ठीक है, तो देखते हैं अभी। फिर एंडोमेंट फंड क्लोज करो जी, कुछ भी नहीं आया। एंडोमेंट फंड हमने अभी किसी को पे नहीं किया कुछ। अगर सवाल के अंदर कुछ आ जाएगा पे हुआ है तो बस इस लेजर के अंदर डेबिट कर देना भाई, और कुछ नहीं है। पर्चे में आ सकता है, अब नहीं बनाया मैंने, एडजस्टमेंट में नहीं जेन में रहा। 82 और रिसर्च फंड 34। एंडोमेंट फंड 82 और रिसर्च फंड 34। ठीक है, अल्लाह का नाम लेके ज़रा टोटल तो करें। जिक्र पे लगे रहे भाई, कुछ बच्चे ना जिक्र करते रहे हैं। 2 3 4, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है नीचे वाला इसके बराबर ही नहीं है। जिक्र पे लगे हुए थे कुछ बच्चे। हाँ, शुक्र है, जज़ाक अल्लाह। और भाई असल में ना पता क्या होता है, वो सवाल सुनो सुनो, सवाल कहीं पे किताब में पढ़ा हो ना तो तेज़ी में ना बना। सवाल किताब में पढ़ा है तो बनाने वाले ने चेक करके ही बनाया होगा ना, तो वो बंदा कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये सवाल अभी भी बना था ना, थोड़ा अभी भी चेंज किया था, तो मैंने कहा कोई चीज़ स्किप ना होगी वो तेज़ी में, या फिर उसने लिखने में ना गलती कर दी हो, पर ठीक ही हो गया। अच्छा जी, आप सुने, ये क्या है? फंड्स, जिसको पहले हम कहा करते थे इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, बनाते क्या थे अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये क्या था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, यहां पे ये चेंज दिखाते थे और क्लोजिंग यहां से निकलकर बैलेंस शीट में जाता था। अब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के बजाय स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट बनाएंगे। ये कहते हैं एनपीओ की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी को। और उसमें जाहिर सी बात है कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स वगैरह नहीं आते। उसमें जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड, फलां फंड, डिमका फंड वो आते हैं बस, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो कौन सा ये कर रहे थे ये बच्चों? कितने फंड्स आए हैं इधर देखो, ये जनरल है, ये एंडोमेंट फंड आया है, ये रिसर्च फंड आया है, ये हॉस्पिटल फंड आया है, ऐसे ही है। ये 4 फंड्स यहां पे आएंगे क्लोजिंग होके स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट से। लेकिन अगर पर्चे में मांगे तो ठीक है। अब मैं ये सारी चीजें मिटाने लगा हूं। क्या ये दोबारा बन जाएगी? क्या हो गया? बिफोर एंड आफ्टर, सोचता हूँ आज ये भी कर दूंगा, ये भी कर, क्लास में आता हूँ उसको आधा भी नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं संडे ऑन ना करें, हो जाना है ऑन। ओके, लेकिन मैंने क्लासेस क्लासेस मैंने अपलोड कर देनी है यूट्यूब पे, इसलिए आप लोग की कोई, आप लोगों की तरफ लीगली बाउंड नहीं रहूँगा। आप लोगों की सहूलत है ना, अगर आप लेना चाहें तो, वरना पढ़ें। इधर देखें जी, यार इसको बताओ कब देंगे? सॉरी 17 को तो लिखा रहने दें यार, नहीं थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। मैंने आपको कहा उसकी ज़रूरत ही नहीं, आप लोग अपनी लेक्चर नोट्स की तरतीब से शुरू कर दें, वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह कल तक।
17 था। अच्छा ले भाई, ये सारी चीजें तो चलो 1 बाय 1 आ जाएंगी, लेकिन ये भी यहां पे मूवमेंट नहीं शो करेगा। अब बड़े हो गए अब हम, ठीक है। ये भी इस तरह से, अब इतनी जगह खाली नहीं, चलो यहां लिख देता हूं। जनरल फंड लिख दो या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड लिख दो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, जनरल फंड जो होता है ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, यहां से छोड़ो उधर ही लिख देंगे। चलो, अब ये 4 चीजें मैंने कैलकुलेट करनी है। अच्छा नहीं लगता ऐसे खुला डुला करके लिखें। जनरल फंड आ गया समझ। फिर कौन सा लिखा था, तरतीब आप अपने सोल्यूशन वाली लिख लें। एंडोमेंट फंड, रिसर्च फंड और हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स सोक्सीना, वाह वाह। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, सिर्फ 1 साल की बनाएंगे भाई, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आएगा और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। फंड्स 3 तरह के, रिस्ट्रिक्टेड और एक है अनरिस्ट्रिक्टेड। ये हेडिंग दे लेनी चाहिए, थोड़ा सा और नीचे लिख लें ओपनिंग, ये डिस्क्लोजर भी आ जाता है ना फिर। ओपनिंग जी, एक है हमारे पास जनरल फंड, ये जनरल फंड अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है जी। नाम उसका लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी के फंड्स जो हैं वो सारे ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, जिनमें एंडोमेंट फंड, पूरा ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद रिसर्च फंड और हॉस्पिटल HB फंड। इसमें आपका HB पूरा होगा ब्लड का, हेमोग्लोब, फलाने दा HB डिग गया है, हॉस्पिटल ले जाओ, ये उसी का फंड है, ठीक है। हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड, असल में ना यहाँ टोटल का भी बताना था ना आपको कि कॉलम आना है, बनाएंगे तो आप घर पे, लेकिन टोटल का कॉलम तो होना ही है ना। असल में ये इस तरह से थोड़ा सा आपको डिस्क्लोजर दे देना चाहिए अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं तो। इतना बड़ा पेज नहीं चाहिए बेटा, स्टेटमेंट यानी इक्विटी कई बार बनाई है आपने, बोलते हो पता लगता है जी। और यहाँ पे ठीक है जी। सो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड हमारे पास एक ही है, होता भी एक ही है, बाकी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन वाला हो तो वो अलग से ही शो किया जाता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस, अब दोबारा कौन मेहनत करे, ये तो हाँ समझ आ गई है, अब चलो पूरा करने दो मुझे, बार बार कही जा रहे हो समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई। जी 332 ओपनिंग जनरल फंड है, ओपनिंग एंडोमेंट फंड 50 बाई, और रिसर्च फंड और हाउस बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड 20। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस भी होता है ना एक HBFC जी।
अच्छा, टोटल आप खुद ही करना घर जाके। उसके बाद जी यहाँ पे हम लिखा करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से 33 जो आया है वो सारे का सारा जनरल फंड में चला गया। नहीं क्या करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है ना 33 पूरा, सही है। अब ये जो यहाँ पे माइनस करके और उधर ऐड किया था वो हमें यहाँ इक्विटी की इक्विटी में नजर आता था, वो बोनस शेयर्स यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफर टू रिसर्च फंड जी। 33 का 20% कितना, यहां से निकाल दो और यहां पे डाल दो, और ये यहां पे लेजर में मूवमेंट यही बनी हुई थी, ये क्रेडिट बढ़ गया, ठीक है। और वहां पे हमने माइनस किया था मेन। तो अगर स्टेटमेंट चेंज अभी मांगा नहीं है इसने आज तक, स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स की चेंजेस की स्टेटमेंट अभी तक सिर्फ आई कैप ने अपनी किताब में एक फॉर्मेट के अंदर दी हुई है, मांगी नहीं है अभी, ठीक है। तो कर लेनी चाहिए, फिलहाल तो उसने ये मांगा नहीं। हो सकता है इस दफ़ा वो इसमें से दे ही ये 7-8 नंबर का सवाल दे, चेंज नेट एसेट्स, हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। सुने अब अभी इस पे थोड़ी सी बात एनपीओ पे करनी है अभी, और ख़त्म नहीं हो जाना आज। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आज जो रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है वो सिर्फ समझा के भेजूंगा, ट्राई करके आना, ठीक है। तो टाइम काफ़ी हो गया ना। सुनो अब नेक्स्ट क्या हुआ जी, चलो अब यहीं से देख लो एडजस्टमेंट्स क्या बार बार पढ़नी। हॉस्पिटल फंड में 55 ट्रायल वाला और CWIP वाला 65, ये लिखें। हॉस्पिटल फंड में किधर है हॉस्पिटल फंड, ये 55 और 65। ये हमने क्या कहा जी, 55 तो है कंट्रीब्यूशन, 55 तो है कंट्रीब्यूशन और मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। ये दोनों क्रेडिट्स आ गए, डन। उसके बाद ये 9 रुपये यहां से डेबिट करके इनकम में फेंके हमने, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा मुझे एतराज, बाद में देखेंगे जी। कहाँ गया 9 डेबिट, फेंका था ना इनकम में जी। ये क्या है जी, ये इसके बाद क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो इनकम एक्सपेंडिचर से 7, देखो वो इनकम एक्सपेंडिचर से 33 आया था और ये इनकम एक्सपेंडिचर में गया यहाँ से, ठीक है ना। ओके, ये कंप्लीट है। हॉस्पिटल फंड की बात करें तो ये बिल्डिंग है, हॉस्पिटल किधर गया, हो गया। ये रिसर्च फंड 60 था, 7 इसमें आ गया और 33 का एक्सपेंस हो गया। कितना, बहुत मेहनत चाहिए। नेक्स्ट जी, क्लोजिंग आ जाना है। नेक्स्ट एंडोमेंट फंड 50 पड़ा है, 26 ट्रायल वाला आ जाएगा कंट्रीब्यूशन में, बिल्कुल ये पहले ही लिखा हुआ है तो फिर दोबारा क्या लिखना, कितना जी 26। हाँ लेकिन ये जरा आगे पीछे हो गया, ठहर जाओ। 65, ये 50, लाइन सीधी कर ली है जी। क्या नेक्स्ट, ब्रॉड डाउन एंडोमेंट हो गया, 26 भी आ गया। ये 6 रुपये इसमें हमने फेंके थे, उधर नहीं जाने दिए थे, तो इनकम एक्सपेंडिचर से तो निकल के नहीं आ रहा है वैसे, ठीक है। आप इसको इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से रख ही यहाँ पर रहे हैं एंडोमेंट फंड के अंदर। कितना 6 स्टूडेंट, कौन सा दूसरा इम्पैक्ट बेटा, वो दूसरा इम्पैक्ट ट्रायल में पड़ी हुई चीज़ को हम एक बार ही लिखते हैं, बेसिकली वो डबल एंट्री से होके वहाँ पहुँची हुई थी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। हमने कहा उसमें से कुछ अदर इनकम में फेंक दो और कुछ यहाँ पे फेंक दो, यानी कुछ क्रेडिट उधर कुछ क्रेडिट इधर, ठीक है। 50 भी हो गया, 26 भी हो गया, सब कंफर्म कर लें। 50, 26, 6 हो गया। फिर रिसर्च फंड का 60 भी हो गया, 7 भी हो गया, 33 माइनस भी हो गया। फिर बिल्डिंग फंड का 120
55, 65 और 9 भी हो गया। तो क्लोजिंग बदल ही ना जाए, है जी। 358, 231। नहीं बेटा, डायरेक्ट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो जैसे जैसे एंट्रीज आ रही थी वहाँ भी तो पोस्ट कर ही रहे थे ना, वो पोस्टिंग यहाँ पे कर लिया करना। बट टोटल की खैर है। हाँ वैसे कर भी सकते थे, इसको अलग से करना जी। 358, एंडोमेंट फंड 80, 234, 231। हाँ, जिन्होंने वो टोटल किया हो वो इस पर डिब्बा लगाएं और सारे फंड्स का एक टोटल कर दें, फिर लाइबिलिटीज़ में ऐड करके उस पर लिख भी सकते हैं। टोटल इसलिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब सुने, जो रिस्ट्रिक्टेड जी, अगर वो ये ना कहें तो हम यही यूज़ करेंगे। पागल थोड़ी है कि जो मेथड हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक वो करें। जब क्या, तो फिर वही कह रहा हूं कि जो आता है वही करेंगे। दूसरा तो अभी हमें आता ही नहीं है। दूसरा बाद में जब आ भी जाए तब भी वही करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुसीबत है। जी जी, मैंने यही कहा है कि आपने लेजर नहीं बनाना। आपको ओपनिंग मिल गए, बातें मत करें प्लीज़। किसी और का सवाल भी आपका सवाल ही होता है। आपको ओपनिंग नजर आए, आपने लेजर ओपन नहीं करना, आपने स्टेटमेंट चेंजिंग नेट नेट एसेट्स ओपन कर लेनी, उसकी ओपनिंग लिख लेने। आपको नजर आया कि कंट्रीब्यूशन ने जाना है हॉस्पिटल फंड में, तो वो ओपन है, उसमें जाना है तो ऐड कर दो। कुछ निकालना है तो माइनस, यार बात के बीच में एक मिनट, जाना है तो ऐड कर दो, क्रेडिट जो है वो ऐड कर दो, और जो निकालने हैं वो माइनस कर दो। लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। जी बोले, सर की थी किसी ने यहाँ से। अच्छा जी, दूसरे की बात मैंने की है अभी बेटा। सर वो मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहा था, फिर बनाने नहीं, फिर कभी नहीं बनानी। क्यों, खाओ खा, फिर लेजर बनाएंगे, ज़्यादा इजी रहते हैं इसके अंदर हम। मैंने पहले सवाल कर दिया था कि जैसे सिर्फ नेट एसेट्स, जैसे सवाल आईकेएप ने दिया होता, बस एंडोमेंट फंड उसमें डाल दिया था। लेकिन फिर मैंने रिक्वायरमेंट एक ऐड की थी, अगर स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स मांग लेता है तो क्या करना है, ठीक है। तो फिर वो इस तरह से बना लेंगे। सर अगर एंडोमेंट फंड में जिस तरह हम उसको इन्वेस्ट करके जो उसमें से इनकम आती है वो यूज़ करते हैं, तो सर अगर मतलब इन्वेस्ट नहीं करते और उसमें कोई खर्चा आ जाता है तो फिर वो एंडोमेंट फंड से देंगे? अगर तो उसका असल अमाउंट जो कि सवाल ने बताई होगी उससे उसी के ऊपर ही पड़ा है तो फिर कतन नहीं देंगे, वो तो इस्तेमाल करने की रिस्ट्रिक्शन होती है। बस करते हैं, सुन लें। अब दूसरा मेथड ट्राई करना है, उसमें करते क्या है सुन लें। उसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर 4 कॉलम्स वाला बनता है, जिसमें एक कॉलम होगा जनरल फंड, दूसरा बहुत मुश्किल है कि ये पूछे, बहरहाल मैं करवा दूंगा एहतियातन, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हमने मैक्सिमम एंडोमेंट फंड नहीं पूछा था, वो भी बात कर ली है, फिर नेट एसेट्स भी देख ली है। मुश्किल है कि वो रिस्ट्रिक्टेड फंड से पूछे, लेकिन मेरा करवाना बहरहाल जो है वो ज़रूरी है। एक बार हम कर लेंगे यही सवाल, मैंने मेथड डाला हुआ दूसरा, मैं आपको जो है वो कल सॉल्व कर दूंगा। दिल तो ये था कि आज करें, लेकिन हालात जो हैं वो थोड़े नाजुक हो गए हैं, तो नाजुक हालात में यहाँ पे एक वाले इस वाले को पक्का कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अब सुने, उसमें अगर कोई ट्राई करना चाहे घर पे, क्योंकि बुक के अंदर आईकेएप का सवाल एक लंबा चौड़ा सवाल है, उसके अंदर भी एक फॉर्मेट बना हुआ मिल जाएगा आपको। अगर आप करना चाहें तो क्या करेंगे, आप इनकम एक्सपेंडिचर में ही 4 कॉलम डाल देंगे। अब उसमें यह होगा कि जो कुछ एंडोमेंट फंड की मद में आना है वो वहाँ पे इनकम में शो होगा, और जो एंडोमेंट फंड का खर्चा होना है वो वहाँ से एक्सपेंस होगा, और एंडोमेंट फंड अकेले का सरप्लस से डेफिसिट निकलेगा और स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट में आ जाएगा। यानी ये सारी मूवमेंट स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट में नहीं करनी पड़ेंगी, यहाँ सिर्फ एक ही फिगर आएगी। फिर सुनो, फिर ऐसे ही रिसर्च फंड होगा। रिसर्च फंड के अंदर जो पैसे कंट्रीब्यूट किसी ने किए वो वहाँ पे इनकम्स में आएंगे, जो रिसर्च एक्सपेंसेस हुए वो उसके कॉलम में एक्सपेंसेस में आएंगे, और जो सरप्लस या डेफिसिट होगा वो एंडोमेंट फंड के अंदर जाके स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट के अंदर ऐड हो जाएगा, अलग अलग। फिर वहाँ मूवमेंट नहीं आ रही होगी। यानी कि अगर आप मल्टी कॉलम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, रिसर्च फंड,
हॉस्पिटल फंड, ये 4 कॉलम आ रहे हैं। अब जो हॉस्पिटल फंड के पैसे आएंगे वो उसकी इनकम में नजर आएंगे कॉलम में, और जो उसके खर्चे होंगे वो अगर होंगे तो एक्सपेंसेस में आएंगे, और यहाँ से नेट में सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा, वो वहाँ से निकलेगा और वहाँ से निकल कर हॉस्पिटल फंड के अंदर एक फिगर आ जाएगी। ये मूवमेंट शो नहीं करनी पड़ेंगी, फिर एक एक फिगर आएगी, ठीक है। इसी तरह से रिसर्च फंड के इनकम्स आएंगे, कंट्रीब्यूशंस, एक्सपेंसेस आएंगे, सरप्लस या डेफिसिट आएगा, वो यहाँ से निकलेगा, रिसर्च फंड के इधर पे आके जो है वो बैठ जाएगा। ऐसे ही तीसरा फंड, चौथा, जितने भी होंगे, ठीक है। और बाकी जो इन 3-4 स्पेसिफिक में जाने हैं वो तो जाने ही हैं, बाकी सारे जहान की चीजें पहले की तरह जनरल फंड के कॉलम में जाएंगी, जो सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर से जो सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा वो सरप्लस डेफिसिट जनरल फंड के अंदर चला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही बननी है भाई, यही अर्ज कर रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसे ही बननी है। बस ये मूवमेंट की बजाय वहां से नेट में आंसर ही निकल आया करेगा। कर लेंगे कल, कोई ट्राई करना चाहे तो मैंने कहा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुने, आप कल की क्लास में, खामोश, कल की क्लास में सुबह वाली क्लास जो मतलब नॉर्मल टाइम में, उसके अंदर मैं ये इसका मेथड कराऊंगा, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, और उसके बाद ईपीएस का एक सवाल करेंगे हम, या शायद 2 भी करें। उसके अंदर हमने बेसिकली ईपीएस तो निकालना हमें आती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसने कहाँ प्रेजेंट होना है इसको एक नज़र फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख भी लेंगे, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फिर उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीख लेंगे। फिर नोट्स भी हमारे सिलेबस में हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, तो वो डिस्क्लोजर क्या होते हैं, कैसे देने हैं, वो देना सीख भी लेंगे और उनको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख भी लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।